ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हिंद। कैसे हो बच्चों आप लोग? मैं आप लोग के लिए वीडियो लेकर आया हूँ। एक नई वीडियो है, इसमें मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ डीप लर्निंग की और डेटा एनालिटिक्स के। मैं और भी वीडियोस लेकर आऊंगा, डोंट वरी। मैं मटेरियल तैयार कर रहा हूँ उसके लिए अच्छे से, क्योंकि काफ़ी थियोरेटिकल है, कॉन्सेप्ट है। तो उसको मैं अच्छे से मैं आप लोगों के लिए शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं बात करूंगा डीप लर्निंग की। तो बिना कोई देर करे, लेट्स रोल। सबसे पहले हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट में। तो हम बढ़ते हैं यहाँ पर मेन सीन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कंटेंट्स। जो कंटेंट्स मेरे हैं, अच्छा बच्चे, पहली बात ये है कि भाई मेरी राइटिंग खराब है, तो यार इसके लिए माफी चाहूंगा। सो सिंपल सी बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करेंगे, मोटिवेशन क्या है इसका, आर्टिफिशियल न्यूरल मॉडल्स का क्या है, फिर यूनिवर्सल अप्रोक्सीमेशन थ्योरम, मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन और कन्वोल्यूशन, और ये सब चीजें। बाकी तीन टॉपिक्स अभी मैं और करूंगा, इसमें बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं अभी शुरुआत के, मैं जो कवर करने जा रहा हूँ, जो मैं कवर करूंगा टॉपिक्स में, इससे मैं सिर्फ शुरुआत के टॉपिक्स कवर करूंगा। जैसे आपका एक तो ये है, चेक करते हैं हो गया ना, राइट। एक तो ये है, एक तो मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ। एक तो मैं ये कवर करूंगा, इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग, ठीक है। फिर एप्लीकेशंस ऑफ डीप लर्निंग, ये कवर करूंगा मैं, ठीक है। और नेक्स्ट में कवर करूंगा मोटिवेशन क्या होगा इसका, बायोलॉजिकल न्यूरॉन, आर्टिफिशियल न्यूरॉन, क्या मोटिवेशन है, आर्टिफिशियल न्यूरॉन के मॉडल्स कैसे कैसे हैं, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो पहले चार चीजें तो मैं इस वीडियो में तो डिस्कस करने ही वाला हूँ, ठीक है। सारा कवर नहीं करूंगा, एक एक करके करूंगा ताकि दिक्कत ना रहे। तो उस पर हम आते हैं इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग। यहाँ आपको देखो क्लियरली देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक मैंने एप्पल बनाया हुआ है। और हम एप्पल को हम कैसे करते हैं, देखो एप्पल को हम पहले विजुलाइज कैसे करते हैं, भाई सीधी सी बात है कि वो गोल सा स्फेरिकल एक ऑब्जेक्ट होगा, लाल रंग का होगा, राइट। स्मूथ टेक्सचर्स होंगे उसके, क्योंकि स्मूथ है, रगड़ थोड़ी है, मतलब सेब आपका स्मूथ ये लगता है उसका जो सरफेस है, आउटर लेयर है उसकी। और थोड़ा हल्की सी मिठास होती है, और उसमें सीड्स भी होते हैं, बीज भी आते हैं, राइट। तो हम इस तरीके से करते हैं। तो अब इसी डेफिनेशन को मैंने अंग्रेजी में यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, वी विजुलाइज अ स्फेरिकल रेड कलर्ड फ्रूट, ठीक है। तो स्फेरिकल रेड कलर्ड फ्रूट विद अ स्मूथ आउटर लेयर, तो स्मूथनेस आ गई, टेक्सचर आ गया, आउटर लेयर स्मूथ हो गई। फिर स्वीट और टैनी सीड्स। अब स्वीटनेस और सीड्स को हम कैसे हम तो गिन नहीं सकते कि भाई कितने सीड्स हैं कि नहीं है, होंगे ना सही, बट हमें नहीं पता टाइनी है कि बड़े सीड्स हैं, वी डोंट नो दैट। तो जो हमारे ये मैंने येलो में जो मार्क किए हुए हैं, ये हो गए आपके मेन तो फीचर्स हो गए। स्वीटनेस को भी हम एक तरह से हम लेके आ सकते हैं, अगर हम कोई सेंसर बाद में लाए जो किसी एसिडिटी या बेसिसिटी के ऊपर, क्योंकि है तो केमिकल्स ही, उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी के हिसाब से हम कर सकते हैं उसका टेस्ट कैसा होगा, वो उस तरीके से हम कर सकते हैं। सीड्स हो सकते हैं, ये सब चीजें हैं क्या ये एक्चुअल में। इसमें जो येलो वाली मार्क चीज है, वो जो हम सामने देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, वो फीचर्स है। जो अंदर है, जो हम खा के बता पाएंगे या काट के बता पाएंगे, वो हो गए आपके अंदरूनी फीचर्स हो गए, जो हमें नहीं पता, जो बाहर से नहीं दिख रहे। तो जो बाहर से दिख रहे हैं वो आपके येलो मार्क किए हुए, जो नहीं दिख रहे हैं वो ग्रीन मार्क किए हुए, ठीक है। ओके। तो अब इसको लर्न कैसे किया जाए, हमने कैसे लर्न किया, हाउ डिड वी लर्न दिस, ठीक है। तो कैसे किया, जैसे एक बच्चा है, वो देखता है कि हाउ एप्पल कैसे देखता है, भाई उसको अलग अलग फोटोज दी जाती है, बता जाते हैं ये देखो ये सेब रखा है, ये सेब रखा है, इसको सेब कहते हैं, इसको एप्पल कहते हैं। तो तो ट्यूटर होता है, क्योंकि पेरेंट्स आपके पहले ट्यूटर्स होते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट्स को जाके प्रणाम करो, उनके पाँव छू, उनका इस्तकबाल करो, ठीक है। तो उन्हीं की वजह से आज आप ये देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, क्योंकि उन्होंने आपको देखना, सुनना, पढ़ना सिखाया है, चलना सिखाया है, ठीक है। तो उनका जरूर करना। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स देते हैं और बच्चे को सिखाते हैं और बच्चे को ट्यूटर करते हैं, ठीक है। तो उसको बताते हैं भाई ये एग्जाम्पल, इसको हम कहते हैं एप्पल। तो अब तीन क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, हम इसको मैथमेटिकली कैसे करें, ठीक है। भाई पहली बात, मैथ्स की टर्म्स, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में हम भैया, हम कंप्यूटर साइंस की बात कर रहे हैं, मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, डीप लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो भैया इसमें मैथमेटिक्स तो अवश्य आएगी आएगी। क्या हम मशीन को ये सिखा सकते हैं कि एप्पल कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, या उसको बताया जाए कि एप्पल होता क्या है। क्या मैं मशीन को उसी तरीके से सिखा सकता हूँ जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि भी एप्पल इसे कहते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करने के लिए। तो कहते कैन वी आस्क द मशीन टू आइडेंटिफाई एन एप्पल, पहले उसको सिखा दें,
फिर मशीन से पूछा कि भाई चलो इनमें से मुझे बता के एप्पल कौन सा है, राइट। तो ये चीजें यहाँ पर आती हैं। नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है, देखो एप्पल जो होता है उसके कई सारे केमिकल कॉम्पोजिशन होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सवाल, देखो यहाँ पे एक चीज लिखी है, देखो आपको दिख रहा होगा ये, हाउ मेनी ऑफ यू डिफाइन एप्पल लाइक दिस। आप कितने लोग हैं आप में से एप्पल को इस तरह से डिफाइन करते हैं, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आप डिफाइन करते हो। कैसे, कितने आप में से कितने लोग हैं ऐसा कर पाते हो? भाई सीधी सी बात है, वाटर, फ्रुक्टोज, लाइनिन, ग्लूकोज, सुक्रोज, विटामिन B1, B2, B3, B9, B12, सारे आगे आपके आगे, होल बंच ऑफ मिनरल्स, एसिड्स एंड सो ऑन, इस तरीके से। अब क्या तो मैं ऐसे करें, लेकिन हमारा ब्रेन ऐसा तो करेगा नहीं। हमारा जो ब्रेन है वो कुछ इस तरीके से करेगा, देखो मैं यहाँ पर बना रखा है। तो हमारा जो ब्रेन है ये ह्यूमन ब्रेन है, राइट। तो इसमें टेक्सचर क्या, मतलब स्मूथ टेक्सचर है, ठीक है। और शेप क्या है इसकी, स्फेरिकल है, ठीक है, और कलर रेड है। तो हमने कहा कि चलो एप्पल कह दिया, लेकिन ये रेड बॉल भी हो सकती है ना, लाल रंग की गेंद भी हो सकती है। ये तीनों चीजें उसमें अप्लाई करती हैं। तो मैंने ये कहा, अब ये चीज मैंने इसको दी, एआई वाले ब्रेन को दी। अब एआई वाला ब्रेन क्या करेगा, वो तो सब चीजें ले लेगा। तो मैंने कहा सभी सेबों के, मैंने बॉल्स के बीच में लाल रंग की एक जैसी गेंदें रख दी, और उनके बीच में मैंने रख दिया सेब को। तो सभी को सेब मान लेगा वो तो क्योंकि सभी का टेक्सचर स्मूथ है, सबका शेप स्फीयर है, और सबका रेड कलर है। मतलब हालांकि सेब पूरी तरह स्फेरिकल है, लेकिन वो स्फेयर ही मानेगा उसको, रेक्टेंगल नहीं मानेगा, ठीक है। तो अब कैसे किया जाए, तो जैसे हम जो सेंस करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम सेंस करते हैं, हम देख रहे हैं, तो देखने में चीजें हमारे पास आ रही है, एप्पल के टेक्सचर, शेप एंड कलर, ये सब चीजें आ रही है। इसे कहते हैं ह्यूमन लर्निंग, ठीक है। तो मशीन को कैसे आइडेंटिफाई कराया जाए, तो मशीन को आइडेंटिफाई कराने को हम कहते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है। तो हम जो देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने चीज और क्या कर दी, टाइप फ्रूट, बॉल इज नॉट अ फ्रूट, ठीक है। उसमें फ्रूट आ रहा था, रेड स्फेरिकल रेड कलर्ड फ्रूट आ रहा था। तो हमने अब एक हमने फीचर दे दिया कि तुम चलो ये इससे नहीं पहचान पा रहे, मशीन इससे नहीं पहचान पा रहे, तो मैं एक और मैं फीचर देता हूँ, फ्रूट। तो फ्रूट आइडेंटिफाई करो, तो फ्रूट आइडेंटिफाई करेगा। तो व्हाई डोंट वी लेट द मशीन्स आइडेंटिफाई द फीचर्स रिक्वायर्ड बाय देम। हम मशीन को क्यों नहीं कहते कि भाई तुम खुद ही ढूंढो, क्योंकि मशीन लर्निंग में जो फीचर्स होते हैं वो हमें बताने पड़ते हैं, मशीन खुद नहीं करती है, ठीक है। मैं एक बार ये चीज बता दूं, ध्यान से सुनना बच्चों। जो मशीन लर्निंग में मशीन को मुझे फीचर्स बताने पड़ते हैं, मशीन खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। पर डीप लर्निंग में मशीन खुद ही फीचर्स निकालता है, फीचर एक्सट्रैक्ट करता है, ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन होता है, उसके बाद सीखता है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, क्लियर। सो यहां पर हम बात करते हैं, और हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी मैनमेड फीचर्स आर एनफ। मेन चीज यहाँ पर आती है, हाउ मेनी मैनमेड फीचर्स आर एनफ, कितने चाहिए, कितने रेलेवेंट है, कितने, मतलब हाउ मेनी आर रेलेवेंट, ठीक है। और हाउ मेनी आर रिलेटिव एंड हाउ मेनी आर यूनिक, मतलब कौन से ऐसे फीचर जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और कौन से यूनिक हैं। सो यहाँ पर मैं आपको चीज बताना चाह रहा हूँ, डीप लर्निंग प्लस, डीप लर्निंग क्या हो गया, एप्पल में हमने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, ये एप्पल वो वाला एप्पल नहीं है क्या किया, डीप लर्निंग का मतलब क्या हो गया, एप्पल को हमने कहा, एप्पल दिया डीप लर्निंग मॉडल को, उसने अपने आप फीचर्स निकाले, और उन फीचर्स से क्या किया, बता दिए मुझे क्या है, मशीन बता देगा एप्पल कौन सा है इसमें, क्लियर, मशीन बता देगा एप्पल कौन सा, ये सीधी सी क्लियर सी बात है यहाँ, राइट। तो एमएल के अंदर क्या हो गया, हम डिफाइन करते हैं फीचर्स को, एमएल में क्या करते हैं, हम डिफाइन करते हैं फीचर्स को, जो कि मैनुअल फीचर एक्सट्रैक्शन है। पर डीप लर्निंग में, डीएल में, मैंने देखा लिखा हुआ भी है, फीचर्स आर एक्सट्रैक्टेड ऑटोमेटिकली बाय द मैथमेटिकल मॉडल, जो मैथमेटिकल मॉडल दे रहे हैं उसके साथ ऑटोमेटिक हो जाता है। सो वंस दैट इज एक्सट्रैक्टेड, राइट, जब एक्सट्रैक्ट हो जाता है तब हम उसके कहते हैं, हम अप्लाई करते हैं एमएल मॉडल। तो जब एक एक्सट्रैक्ट हो गया तो एमएल मॉडल एक्सट्रैक्ट हो गया, तो इसी ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन को कन्वोल्यूशन कहते हैं, जो हम आगे बात करेंगे। मैं आगे अपने अलग वीडियोस में इसको नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा, कन्वोल्यूशन होता क्या है। तो आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी, डीप लर्निंग इज इक्वल्स टू ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग प्लस मशीन ऑटोमेटिक फीचर एक्सट्रैक्शन
प्लस मशीन लर्निंग, ठीक है। फीचर एक्सट्रैक्शन ऑटोमेटिक हो रहा है, साथ में मशीन लर्निंग है, उसी दोनों के इन जोड़ को हम कहते हैं डीप लर्निंग। तो इसी नमस्ते के साथ, नमस्कार के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस बेल आइकन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो। पसंद आ रहा ना, मजा आ रहा ना, यस। अब डीप लर्निंग को क्या कहते हैं? सब फील्ड ऑफ एमएल कहते हैं, ठीक है। क्या होती क्या है? एल्गोरिथम्स जो इंस्पायर हुई है, प्रेरित हुई है किससे? बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन ब्रेन। हमारा ब्रेन, हमारी विजन और हमारी स्पीच, इन तीन चीजों से प्रेरित हुई है। तीन चीजों के उसके जो बनावट और उसकी कार्यशैली, बनावट और कार्यशैली किसकी? हमारे मस्तिष्क, हमारे देखने की जो शक्ति है और बोलने की शक्ति है। इन देखना और बोलना और हमारे मस्तिष्क, सुनने का भी आ गया इसके अंदर, ठीक है। ये सारे चीजों से के कार्यप्रणाली कैसी हो रही है, ठीक है, और उसका ढांचा कैसा, कैसे बनावट है हमारी, तो इनसे प्रेरित होकर जो एल्गोरिथम्स बनी उन्हें हम कहते हैं डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर एक देखो चार्ट देखो, यहाँ पर मशीन लर्निंग लिख रखा है, इसमें आपको तीन चीजें आती हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट। मेरे पाइथन की पाइकैरेट वीडियो देख लेना, इसमें मैंने तीनों चीजें बता रखी। डीप लर्निंग उससे अलग है थोड़ी, एक लाइन बार मैंने बना रखी है यहाँ। अब डीएल का यूज करता है, एआई यूज करता है, ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करता है, एएनएन कहते हैं इसको, जिससे वो लर्न कर सकता है, टास्क परफॉर्म कर सकता है। ANNs आर ओनली द ML और द ओनली ML मॉडल्स, ML मॉडल्स में आते हैं जो डीप लर्निंग के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दैट कैन हैंडल ऑल फॉर्म्स ऑफ डेटा, जैसे आपके कौन कौन से फॉर्म्स हैं, आप इमेज बेस्ड डेटा के ऊपर काम कर सकते हो, डायनेमिक या स्टैटिक डेटा, सब के ऊपर काम कर सकते हो। सब तरह के डेटा हो गए, सब पे काम ANN कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। सो बेसिक यूनिट ऑफ ANN जो है वो एक नोड कहलाता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का जो पहले बेसिक सबसे छोटा जो न्यूनतम बेसिक जो यूनिट है वो से हम कहते हैं नोड। और नोड आपका ठीक उसी तरीके से काम करता है जैसे हमारा बायोलॉजिकल न्यूरॉन, हमारे ब्रेन सेल जिसे हम कहते हैं, हमारे मस्तिष्क की भी हमारी उसमें सेल्स होती हैं। सेल्स को मैं क्या कहूँ, अंश होता है उनका, ठीक है। सेल्स को मैं परमाणु कहूंगा या अणु कहूंगा। लेट मी चेक बेटा, सेल्स इन हिंदी बेटा बता दे मुझे। कोशिकाएं, माफ करना तो मेरी हिंदी थोड़ी लड़क गई यहाँ पर। जो हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूरॉन, बायोलॉजिकल न्यूरॉन कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं, ठीक है, ये वाली बात हो। तो अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की, हम उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है इसका? पहले एप्लीकेशन यहाँ पर आपका कंप्यूटर विजन बेस्ड एप्लीकेशन कौन कौन सी है? कंप्यूटर विजन मतलब कंप्यूटर को मैं अगर मैं विजन दे रहा हूँ, क्या पाइथन में ओपन सी भी आता है, राइट। क्या करता है भैया? पहला काम क्या कर रहा है ये? इट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन। पहले इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना फ्रॉम इमेजेस एंड वीडियोस और इमेजेस से इंफॉर्मेशन को निकालना, जैसे ऑब्जेक्ट्स को रिकॉग्नाइज करना कि पर्सन है कि नहीं है, ठीक है। हैंड जेस्चर्स वाले बहुत आजकल आप लोगों ने वो देखे होंगे, राइट। हैंड जेस्चर्स वाले आपने प्रोजेक्ट देखे होंगे, तो वो हैंड जेस्चर्स भी देख रहा है, कौन सा लेटर बन रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है। गेज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, भैया जो ऑब्जेक्ट्स उनकी प्रॉपर्टीज क्या है वो उनको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, समझना, गेज करना, ठीक है। देन प्रेडिक्ट व्हाट द ऑब्जेक्ट्स आर डूइंग, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट्स हम देख रहे हैं, उसका मोशन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कर क्या रहे हैं, राइट, वो प्रेडिक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसके बाद हम फर्दर क्या करते हैं, हम डिड्यूस करते हैं, प्लान करते हैं, हम निकालते हैं, रीजनिंग बनाते हैं इसकी बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन। तो ये आपका कंप्यूटर विजन बेस्ड एप्लीकेशन हो गए। फेमस एग्जांपल और आपका आ गया न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, के एग्जांपल्स में आ गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। भाई सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ये सारे NLP के एप्लीकेशन है। एलेक्सा, आपके घरों में एलेक्सा है, राइट, वो भी इस्तेमाल हो गया। तो नेचुरल लैंग्वेज, हमारी जो भाषा है उसको समझना, इंटरप्रेट करना कि हम क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, वो होगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बाकी और भी एप्लीकेशंस आपके आगे जो प्रेडिक्शंस है, नॉन इमेज या नॉन टेक्स्ट डेटा के ऊपर जो भी एप्लीकेशंस है, नॉन इमेज और नॉन टेक्स्ट मतलब जो इमेज नहीं है और टेक्स्ट भी नहीं है, ठीक है। जैसे आपका सैटेलाइट डेटा हो गया तो नॉन इमेज नॉन टेक्स्ट हो गया, जैसे इमेज नहीं होती वो बिटमैप फॉर्मेट में आपका डेटा जाता है, ठीक है। बाकी मेडिकल इमेजिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, फेस एंड फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन, ठीक है, यहाँ पर आ गया। फिर स्पेशल इफेक्ट्स जो होते हैं आपके मूवीज में, वो सब के लिए आपका DL का इस्तेमाल होता है, ठीक है।
रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस, आपका मार्स मून मिशन, जब हमारा चंद्रयान है वो कैसे, जो जो हमारा ऑर्बिटर था, लूनर ऑर्बिटर था, वो कैसे उसने ढूंढा कि जो हमारे चंद्रमा की, एक मिनट सॉरी, हमने लूनर ऑर्बिटर जो था वो वही ढूंढ रहा था, हमारा भारत का लूनर ऑर्बिटर ने ही पता लगाया था कि मार्स के साउथ पोल की तरफ जहां पर सूरज की रोशनी कम आती है, क्योंकि पोल की तरफ हमेशा रोशनी स्लांट होके जाती है, तो वो पूरी तरह तेज नहीं पड़ती, तो वहां पर पानी की संभावना है, तो वहां पानी मिलने की बात है। इसीलिए भारत का चंद्रयान 3 साउथ पोल पे लैंड कराया गया, और किसी कंट्री ने नहीं किया। वी आर द फर्स्ट वन एंड कांग्रेचुलेशन इंडिया। मैं अपने देश के बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ, हम ऐसा कर पाए, और आगे भी करेंगे हम, बिल्कुल तुम जैसे इंजीनियर्स बनेंगे तो बहुत कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे, राइट। तो आपके मार्स और मून मिशन के लिए अगर मैं कहूँ तो वो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसको, राइट। सो नेक्स्ट आ गया हमारा एप्लीकेशन ऑफ डील इन एनएलपी। एनएलपी में कैसे एप्लीकेशन होते हैं आपका, जैसे स्पैम डिटेक्शन हो गया, ईमेल स्कैन करना हो गया, ठीक है, स्पैम नॉट स्पैम वाला भी, तो वो सब चीजें पता, वो अपना पता कर लेगा कि आपका, आपने अगर स्पैम मार्क नहीं भी किया तब भी पता कर लेगा कि हाँ भाई स्पैम है कि नहीं है, राइट। गूगल ट्रांसलेट, मशीन ट्रांसलेशन में आपका आ गया मीनिंग एंड टोन ऑफ द सोर्स लैंग्वेज, ठीक है। वर्चुअल एजेंट्स, चैटबॉट्स, राइट। बट चैटबॉट्स चैट जीपीटी नहीं है, ये इसका एक्सटेंशन है। चैटबॉट्स का एक्सटेंशन है चैट जीपीटी, क्योंकि इसमें आप पे एक चीज आती है, मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, आता है इसमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एलएलएम्स, ठीक है। जीपीटी जो होता है, चैट जीपीटी में जो जीपीटी है, इसका मतलब भी मैं आपको बता देता हूं, जनरेटिव या जनरेट प्रिडिक्टिव टेक्स्ट, या जनरेटिव एंड प्रिडिक्टिव टेक्स्ट। टेक्स्ट को जनरेट करना, और आपने जो टेक्स्ट लिखा उससे और एक्स्ट्रा टेक्स्ट प्रिडिक्ट करके जनरेट करना। आजकल आप ईमेल्स टाइप करते हो, ईमेल्स में भी आपको समझ जाता है कि हाँ इसके बाद आप क्या लिखना चाह रहे हो। आप आपके गूगल कीबोर्ड में भी ऐसा आ गया है, तो आप जो टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो उसके आगे वो एक हल्का सा बताया था कि आप क्या लिखना चाह रहे हो, समझ जाएगा वो। तो आपका जीपीटी में आपका वो आता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल होते हैं, ये एक्सटेंशन है, चैटबॉट्स का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो एनएलपी के अंदर ही आता है, ब्रॉड एरिया एनएलपी है, लेकिन और नैरो डाउन एरिया आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी आता है, ठीक है। सीरी और एलेक्सा हो गए आपके। सोशल मीडिया के सेंटिमेंट एनालिसिस, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम्स होते हैं, मूवीज की रेटिंग्स होती हैं, सेंटिमेंट्स कैसा है, इवेंट्स का कैसा है, कि किसी कोई कंट्रोवर्सी हुई है, कोई बात हुई है, उसके ऊपर लोगों की राय क्या है, मूड कैसा है, ये सबसे ज्यादा अभी देखो इसमें आएगा आपका ये रुझान जो देखा जा रहा है, तो पोल्स के थ्रू तो होता ही है। अभी जब अभी 4 राज्यों के, अभी इस समय 3 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, 3 राज्यों के चुनाव है, उसके बाद मेन लोकसभा इलेक्शन है अगले साल। तो इस चुनावी माहौल के अंदर देखा जाएगा कि भाई आपका पोल्स तो होंगे कंडक्ट, प्लस लोगों के ट्वीट्स और दोनों लोगों की जो प्रतिक्रिया है उसको देख के पता लगेगा कि हाँ भाई लोग चाहते क्या है। सॉरी बच्चों, जब भी बात करो तो वो नाक में गुदगुदी शुरू हो जाती है मेरी, पता नहीं क्या फंडा है। ओके, टू इंजेस्ट ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ टेक्स्ट एंड तो टेक्स्ट समराइजेशन भी आ गया इसके अंदर। इंडेक्सेस या बिजी रीडर्स के लिए टेक्स्ट समराइज करके दे देगा, या न्यूज समराइज करके दे देगा। तो टेक्स्ट समराइजेशन, यूट्यूब समराइजेशन भी आता है, समराइजर्स भी आते हैं ये, लेकिन उन्हीं यूट्यूब के वीडियोस को समराइज करेगा जिनमें कैप्शंस डलेंगे, जिनमें सबटाइटल्स होंगे। अगर जैसे मेरे वीडियोस में सबटाइटल्स नहीं होंगे तो आप समराइज नहीं कर पाओगे, तो वैसे हिंदी है। और हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों में से कोई मेरे वीडियोस को हिंदी टू इंग्लिश समराइज कर दे कम पैसों में, तो यार भला होगा, क्योंकि यार घाटे में जा रहा हूँ बहुत भयंकर, इसलिए। और ऐसे ट्रेंडिंग वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे देखो, और ताकि यूट्यूब से रेवेन्यू हो रहा है। फिलहाल तो अभी कोई रेवेन्यू का चांस है नहीं ज़्यादा मेरे पास, अभी जो जॉब चल रही है वो भी पार्ट टाइम चल रही है, तो ज़्यादा नहीं है, अभी अकाउंट खाली हो रहा है धीरे धीरे। जल्दी मैं सड़क पे आ जाऊंगा, डोंट आ जाऊंगा सड़क पे। ओके देन, एप्लीकेशन ऑफ डीएल और देखें तो हेल्थ केयर एनालिटिक्स आपकी आ रही है, ठीक है। फ्रॉड डिटेक्शन, रिकमेंडर सिस्टम्स, आपका नेटफ्लिक्स देखते हो आप, प्राइम वीडियो देखते हो, जी का आप देखते हो, जी क्लासिक्स देखते हो आप, ठीक है। और अब बाकी और सारे आपके कौन से आते हैं, आपके ये सोनी लिव आता है, राइट। इन सब में रिकमेंडेशन सिस्टम काम करता है, इवन यूट्यूब आपको रिकमेंड करता है वीडियोस। अगर आप
डीप लर्निंग की और वीडियोस देखोगे तो ऑफ कोर्स मेरी ये वीडियो भी रिकमेंड होगी। नहीं तो आप जरूर लाइक करो मेरे वीडियो को, तभी रिकमेंड करेगा यार। अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरी ऑडियंस, मेरे चैनल पे आने वाली ऑडियंस को अगर ये कंसेप्ट पसंद आ रहा है, तो और भी पढ़ने वालों को ये चीज वीडियो रिकमेंड होगी। तो आपकी वजह से दूसरों को भला भी हो रहा है। तो हम वो भारत जोड़ें, वो भारत बनाए जिससे सबको जोड़ने का मौका मिले, सबका भला हो, सिर्फ आपका नहीं, सबका भला होना चाहिए, ठीक है। और टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट टारगेट होते हैं, आपको पता ही है, गूगल हमारी बातें सुनता है, फोन्स में सुनता है, उसके थ्रू डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट भेजेगा, थोड़ा घुमा घुमू के भेजेगा। अमेजोन टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट करता है। फिर आपके प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस होती है कि हम जैसे कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उसकी हम जो फंक्शनिंग मॉनिटर कर रहे हैं, तो हम सोच सकते हैं भाई इतनी बार खराब हुआ है तो हो सकता है ये खराब होने के चांसेस ज्यादा है। तो मेंटेनेंस को प्रेडिक्ट किया जा सके, तो वेयर एंड टेयर किसी मशीन का वो प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं बायोलॉजिकल न्यूरॉन से आर्टिफिशियल न्यूरॉन की। सबसे बड़ी मोटिवेशन है भाई, सबसे बड़ी मोटिवेशन है, और ये मेरा इस वीडियो का लास्ट होगा, ठीक है, यही मैं बात करूंगा। तो बायोलॉजिकल न्यूरॉन और आर्टिफिशियल न्यूरॉन हमारा एक मोटिवेशन बनेगा। कैसे बनेगा, देखो देखो, सिंपल सी बात है। फंक्शन क्या है भाई, पहली बात, जितने बायोलॉजिकल न्यूरॉन है वो एक साथ काम करते हैं टू एड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। मतलब डिसीजन मेकिंग में मदद लाने के लिए सारी हमारी जो ब्रेन की सेल्स है सारी इकट्ठी काम करती हैं। और ये बेसिक वर्किंग यूनिट है हमारा ब्रेन का, और 100 बिलियन के करीब हमारे इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स होते हैं। तो आपका ये हो गया डायग्राम, देखिए मैंने आपको बना दिया आप लोगों के लिए, सॉरी। ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन है जिसमें न्यूक्लियस भी आपको दिख रहा है, ठीक है, ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, राइट। ये एक्सम कहते हैं, जो ये आपका जोड़ रहा है टर्मिनल को इससे जोड़ना, ये एक्सम करता है, ठीक है। सेल बॉडी है जिसको सोमा कहते हैं, ये सेल बॉडी न्यूक्लियस के आसपास के जो सतह है उसे हम कहते हैं सेल बॉडी, वो सोमा कहते हैं उसको। और जो एंड है, एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक्सम के टर्मिनल्स हैं। जो न्यूरॉन की स्टार्टिंग में आ रहा है वो डेंड्राइट्स है, मतलब ये डेंड्राइट्स मेरे पिछले न्यूरॉन की जो पूंछ है, एक्सॉन टर्मिनल्स है, उनसे कनेक्ट हो रहे होंगे। मतलब इसके आगे मेरे दूसरा ये डेंड्राइट्स दूसरे न्यूरॉन के भी कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से कनेक्शन होते हैं आपके जो, और ये आपके टर्मिनल अलग अलग न्यूरॉन से कनेक्ट किए जा सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट डेंड्राइट्स आपके कनेक्ट होंगे, डिफरेंट डिफरेंट न्यूरॉन्स कनेक्ट होंगे, तो पूरा एक विशाल एक पूरा फंडा बनकर निकलता है। ठीक इसी तरीके से हमने इसी को ऐसे प्रेरणा ली, हम डेटा साइंटिस्ट वालों ने, हम कंप्यूटर साइंटिस्ट वालों ने, हमने प्रेरणा ली, और प्रेरणा लेके हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे, हमने ये बनाया, ये चीज है क्या, राइट। देखो सिंपल सा एक फंक्शन होगा बीच में, ये फंक्शन की तरह काम कर रहा है, राइट। यहाँ से इनपुट्स आ रहे हैं, यहाँ से आउटपुट जा रहे हैं, राइट। इनपुट्स यहाँ से आ रहे हैं और आउटपुट यहाँ पे है, और यहाँ पे कुछ हमारा फंक्शन हो रहा है इस पूरे बीच में। बस ये तीन चीजें मेन है, हम यहीं पर कर रहे हैं। आर्टिफिशियल न्यूरॉन हमका कैसा हो गया, एक फंक्शन हो गया बीच का, कुछ आउटपुट और कुछ इनपुट्स है। तो कई सारे मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं, उनमें इनपुट्स पे हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, वो भी आगे आएगा, और उसका आउटपुट भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो आर्टिफिशियल न्यूरॉन में देखिए बात क्या आती है, ये मैथमेटिकल मॉडल है आपका बायोलॉजिकल न्यूरॉन का, क्योंकि मैथमेटिक्स के थ्रू हम समझ सकते हैं। ये मिमिक करता है ये फंक्शनिंग की, मतलब ये कोशिश करता है कि बायोलॉजिकल न्यूरॉन जैसा ही काम करने का प्रयास करे, मिमिक करता है उसको, मतलब देख के करता है, राइट। तो टेक्स इनपुट इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर्स के रूप में इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा उस इनपुट को, ठीक है, टू गिव आउट एंड गिवन आउटपुट, ठीक है। आउटपुट आपका एफ इनपुट्स के ऊपर काम कर रहा है फंक्शन, और डिफरेंट मॉडल्स आपका डिफरेंट होता है, और इस तरीके से आपके जो फंक्शन चेंज होते जा रहा है, तो फंक्शन चेंज होता जा रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स बनते जा रहे हैं। मॉडल्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस, एल्गोरिथम्स, इन्हें मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। कभी भी अगर मैं आपसे कहूँ ना कि एमएल या डीएल एल्गोरिथम्स हैं, एल्गोज हैं, एल्गोरिथम्स का देता हूँ चलो, ठीक है, इन्हीं को ही हम कह सकते हैं एमएल या डीएल मॉडल्स, ठीक है। डीएल एमएल का ही पार्ट है एक्चुअल में, ठीक है, बस उसमें थोड़ा सा फर्क है जो मैंने पहले आपको बताया था, क्योंकि एल्गोरिथम्स को ही मॉडल कहा जाता है, ये ध्यान रखना ओनली इस केस में। तो बर्थ ऑफ एन एआई, मतलब सन 1940 के अंदर, हमारा 40 के दशक के अंदर एआई का जन्म हुआ था। तो मैकोलॉक, या सर मैकोलॉक पिट्स मॉडल पहला मॉडल तैयार हुआ था, उसमें सिंपल देखा गया था, ये फंक्शन है, समेशन नाम का फंक्शन है, ये आपके x1 x2 x से xn तक ले रहा है, ठीक है। xi मेरा 0 से 1 तक है,
तो एक्स जो है मेरा अगर 1 पे है तो एक्साइटेटरी और 0 है तो इनहिबिटेटरी। मतलब इनहिबिटेटरी मतलब इनहिबिट मतलब हो गया कि वो जैसा है वैसा है, वो जैसा किस पे है, 0 पे। 0 पे कहते हैं यार मैं आराम हूँ, शांत हूँ, मुझे सोने दो। और 1 पे क्या खड़ा हो गया, यस चुस्त है, मैं काम करूंगा। तो एक्स मेरा जो है वो 2 पा कौन है, या तो सोएगा, 0 एक इनहिबिटेटरी, ठीक है, इनहिबिटरी सॉरी, इनहिबिटरी इनपुट हो गया आपका, हाँ आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं भैया, ठीक है, आलस से भरे, ठीक है। और एक्साइटेटर क्या हो गया, ओह यस अब एक काम करते, पढ़ते हैं, जीते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं। तो ये हो गया आपका एक्साइटेटरी। तो इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी 0 और 1, ठीक है, 2 इनपुट्स की बात आ रही है। और आपका ये कुछ यहाँ पर थीटा है, थीटा बताऊंगा थीटा क्या चीज है, ये आपका फंक्शन आपका है, ठीक है। और आउटपुट देगा आपका y 0 1 की फॉर्म में आउटपुट, मतलब रिजल्ट क्या प्रेडिक्ट कर रहा है वो देगा। अब कोई भी इनपुट अगर हमारा इनहिबिटरी होता है तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। अगर इनमें से कोई भी इनपुट मेरा नहीं कुछ नहीं करना, मतलब आलस से भरा है, इनहिबिटरी है, तो आउटपुट मेरा 0 ही आएगा। एग्रीगेटेड एक्साइटेटरी इनपुट्स पासेस थ्रू एन एक्टिवेशन फंक्शन टू गिव द आउटपुट y। तो अगर बाकी सारे के सारे अगर मेरे एक्साइटेटरी सब वंस के उसमें है, ठीक है, तो हमारा आउटपुट मेरा कुछ आएगा जरूर, अवश्य है। और ये थ्रेशोल्डिंग लॉजिक के ऊपर होता है, थ्रेशोल्डिंग सर्टेन पैरामीटर के ऊपर होता है। जो पैरामीटर यहाँ पे है थीटा, अगर मेरा a x1 प्लस x2 प्लस xn अगर इसमें से कोई भी 0 हो जाता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी मेरी, ठीक है, तो मेरा a नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो ये पहला मॉडल था, जो पहला आइडिया सोचा गया था कि यार ऐसा क्यों ना करके देखें। तो y इक्वल्स टू एफ ए में होगा अगर 1 है, इसका मतलब a मेरा थीटा से ग्रेटर देन 0 है। थीटा कोई भी नंबर के थ्रेशोल्ड हो सकता है थीटा, कि इससे ज्यादा होगा तो मैं 1 कहूंगा, इससे कम होगा तो 0 कहूंगा, ठीक है। और मॉडल क्या रेफर करता है, फंक्शन रिलेटेड टू द आउटपुट टू द यूनिट्स। और ये मॉडल इन्वेंट कब हुआ था आपका, 1943 में। तो 1940 के दशक में ही आपकी डीप लर्निंग की बात शुरू हो गई थी, बात समझ में आ गई थी हम मशीन को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरीके से। फिर उसके बुलियन फंक्शन हम देखने का प्रयास करते हैं। अब 2 तरह के बुलियन फंक्शन आते हैं, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। एंड फंक्शन भी हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं और फंक्शन भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं इसके अंदर। एंड में क्या होता है आपका 0 0 और 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी इनपुट अगर इनमें 0 है तो आउटपुट मेरा 0 आएगा अवश्य। तो इस तरीके से यहाँ पर आए। अब a ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कैसे हो गया, x1 प्लस x2 कितना मैक्स है मेरा, क्या बन रहा है 2 बन रहा है। अगर मेरा a जो है टोटल मेरा 2 या 2 से ज्यादा बन रहा है तो मेरा y इक्वल टू 1, ठीक है। और 2 से कम बन रहा है मतलब कोई भी एक इनपुट मेरा क्या है 0 है, अगर 2 से कम हो रहा है तो y इक्वल टू 0। तो a इज x1 प्लस x2, ये मेरा एक्टिवेशन फंक्शन कह सकता हूँ, ये वाला ये थ्रेशोल्ड है, इसके ऊपर a इससे ज्यादा है, थ्रेशोल्ड होगा ये चीज, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई 2 और a मेरा होगा थ्रेशोल्ड फंक्शन, ठीक है। अभी आगे आएगा उसको एक्टिवेशन फंक्शन भी कहेंगे, थ्रेशोल्ड भी कहेंगे। तो और इनपुट में क्या हो गया भैया, एक भी अगर 1 एटलीस्ट एक 1 रहा तो ठीक रहा, नहीं रहा तो 0। तो एक से ज्यादा अगर मेरा टोटल रहा x1 प्लस x2 सेम, दोनों के लिए a मैंने एक सेम रखा है। अगर 1 से ज्यादा हुआ या बराबर हुआ तो y इक्वल टू 1, नहीं तो y इक्वल टू 0 अगर 1 से कम हुआ तो, क्योंकि एक इनपुट एटलीस्ट उसमें 0 हो जाए। फिर एंड विद इनहिबिशन। अब इनहिबिशन ने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया अगर एक भी 0 हुआ, इनहिबिटरी कर दिया ना 2 इनपुट्स में। जैसी एक x2 को मैंने कर दिया इनहिबिटरी के, तो जैसे ही x2 मेरा 0 हो जाए तो मेरा क्या होता है, इनहिबिशन हो जाएगा मेरा। देखो बस जैसे x2 मेरा 0 हुआ तो 0, मतलब कोई भी इनपुट मेरा, कोई भी इनपुट x1 में से x2 में से कोई भी इनपुट अगर 0 हुआ तो आउटपुट मेरा 0 आएगा, ठीक है। लेकिन इस केस में यहाँ पर मेरा 1 आ रहा है, लेकिन 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो x2 मेरा x2 का कर दिया, न्यूरॉन फायर्स ओनली इफ दिस इज 0, तो मैंने 0 पे कर दिया। x2 जैसे 0 होगा तो न्यूरॉन तभी फायर करेगा, नहीं तो फायर नहीं करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो कोई भी इनपुट 0 हो और x2 मेरा 0 होता है तो फायर करेगा। तो x2 मेरा 0 है लेकिन x1 1 है, तो उसमें 1 आ गया, बाकी मेरा हर समय 0 रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इनहिबिटरी हो गया आपका फंडा, तो इसको सुला दिया गया, ठीक है। इफ x2 इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, इफ a is greater than equal to 1 या y इक्वल टू 0 if a is less than 1 else y इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया इनहिबिशन। इनहिबिशन ने हमने एक छोटा सा क्लॉज डाल दिया, ठीक है। और हो गया नॉर फंक्शन भी हो गया आपका, नॉर फंक्शन भी लाया जा सकता है इसका ना। देखो आपका नॉर है, और का उल्टा, ठीक है, कैसे लाया गया,
दोनों इनपुट्स को हमने इनहिबिटरी कर दिया। न्यूरॉन फायर्स ओनली इफ बोथ आर जीरो। न्यूरॉन तभी काम करेगा जब दोनों जीरो होंगे। देखो न्यूरॉन तभी काम कर रहा है जब मेरा दोनों जीरो है। ठीक है, इसमें न्यूरॉन कब फायर कर रहा था, कभी कब आउटपुट दे रहा था, जब मेरा x2 जीरो होगा। x1 भी 1 होना चाहिए और x2 जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है भाई? ये नॉन बुलियन इनपुट्स और आउटपुट्स को हैंडल नहीं कर सकते। बुलियन की बात कर रहा है, मतलब ऐसी वैल्यूज में हाँ या ना, ट्रू और फॉल्स, 1 और 0 है। फिर डिसाइड करना कि थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो बड़ा मुश्किल है क्योंकि नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे बढ़ सकते हैं। फिर हर एक को बराबर की तवज्जो देना, वेटेज देना सभी इनपुट्स को। तो व्हाट इफ मोर इंपॉर्टेंस इज टू बी अटैच्ड टू सम इनपुट्स, अगर मैं इसमें से कुछ इनपुट में से किसी एक या दो इनपुट को मैं ज्यादा तवज्जो, ज्यादा प्राथमिकता दूं, प्रायोरिटी, प्राथमिकता, तवज्जो, ध्यान, इंपॉर्टेंस, वेटेज, क्लियर हो रही बात, वो सब दूं मैं, तो उसको कैसे इशू को कैसे रिजॉल्व करें? परसेप्ट्रॉन मॉडल 1957। तो इसमें हमारी बात यहाँ पर आती है परसेप्ट्रॉन मॉडल की। आर्टिफिशियल न्यूरॉन को हम कहते हैं परसेप्ट्रॉन मॉडल। 1957 में, मतलब 1943 में जब ये मैकॉलॉक पिट्स मॉडल आया, उसके बाद फिर और रिसर्च चल रही थी, इसके ऊपर बातें चल रही थी। तो आप बीच में तो वर्ल्ड वॉर भी आ गई थी, वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ ये चीज, राइट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म 1945 से, तो काफी साल लगे, वर्ल्ड रिकवर हुआ, तब जाके और रिसर्च हुई इसके ऊपर 1957 में। इतने साल लग गए, ठीक है। तो ये इतने साल लगने के बाद आपके आया आर्टिफिशियल न्यूरॉन। तो इनपुट्स क्या है इसके? x1, x2 अप टू xn रियल नंबर्स। न्यूरॉन यहाँ पे वेटेड, वेट कहना चाहिए, वेट कॉम्बिनेशन लेगा, मतलब हर एक के वेट्स होंगे। हम वेटेड नहीं बोलेंगे, वेट बोलेंगे, ठीक है, वेटेड नहीं बोलेंगे, वेट कॉम्बिनेशन में बनाएंगे। तो बायस क्या हो गया? एडेड टू वेट इनपुट्स, और इनपुट्स का अपना वजन होगा, वजनदार इनपुट्स होंगे। और बायस मतलब कुछ ना कुछ एक अलग, एक तिरछी, है ना, किसी का रुझान हो सकता है हल्का सा पहले से, राइट। कभी भी फेयर नहीं होता चीजें, ठीक है, कोई ना कोई रुझान हमेशा होता है, प्लेइंग फील्ड कभी भी जैसे नहीं होती। तो ये आपका परसेप्ट्रॉन मॉडल है। इसका एग्जांपल मैं बाद में डिस्कस करूंगा, अभी फिलहाल मैं आपको ये समझा के अपनी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा। तो वेट इनपुट से आपका पास होता है एक्टिवेशन फंक्शन से। ये एक्टिवेशन फंक्शन है आपका यहाँ पर पूरा, ठीक है। सबका समीशन हो रहा है, x1 w1 x2 w2 प्लस होता जा रहा है, प्लस x3 w3 प्लस x3 x4 w4 अप टू xn wn, सबका समीशन होगा। और उसके ऊपर हमारा कोई फंक्शन काम कर रहा है, उसे हम कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन टू गिव आउटपुट दिस। और ये आपको देखो, यहाँ मैंने देखो नीचे लिख भी रखा है प्लस बी, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ लिख भी रखा, राइट। ये अब आपको अच्छे से दिख गया होगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अवश्य लेकर आऊंगा, इसके अंदर हम इसके सिंपल एग्जांपल की बात करेंगे, अप्रोक्सीमेशन, इसके अलग अलग कौन से एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं नॉर्मली यूज होने वाले, वो हम सब समझेंगे। तो इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय हिंद। Hmm?